हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो जैसा कि स्टूडेंटों का कमेंट आया हुआ था कि सर आप क्लास 12th का फिजिक्स बनाइए, इस पर वीडियो है ना। तो आज से आपका जो इंतज़ार का घड़ी था वो समाप्त हो चुका है और आज से हम लोग क्लास 12th फिजिक्स पर ही काम करेंगे और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि हम लोग आज चालू करेंगे अध्याय 1, जिसे हम लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र कहते हैं और इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहा जाता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है हमारा पहला, इसमें आ जाता है हेडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसको समझने से पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, मात्र थोड़ा सा, जो कि बेसिक ज्ञान ज़रूरत है ना। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है दोस्तों, तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कैसा भी दे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप पक्का करके आइएगा, राइट। तो आप यहाँ पे पहले इसको समझने का एकदम प्रयास करें और वैद्युत आवेश में हमने बोर्ड एग्जाम से जितना भी है क्वेश्चन उसको कंसीडर किया है और यहाँ पर आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा, है ना। लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। और एजुकेशन वीडियो को बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपके लाइफ को आगे लेके जा सकता है, लेकिन आप फेसबुक पर आगे नहीं जा सकते हैं जब तक कि उस पर लेवल का काम ना करें, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में यानी वैद्युत आवेश के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो रोज़मर्रा के लाइफ में जो हम लोगों का यानी डेली लाइफ में जो वैद्युत आवेश हम लोग कैसे देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं, है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर, किसके तौर पे? एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, आप अगर कोई कंघी ले लीजिए, कंघी, या फिर आप प्लास्टिक का स्केल ले लीजिए, है ना। और आप ये कोई भी चीज़ हो, आप अपने बाल पर रफ करते हैं यानी रगड़ते हैं, हल्का हल्का रगड़ना है। रगड़ लेने के बाद आप कागज़ के छोटे छोटे तिनकों के पास जब ले जाते हैं, तो ये जो कागज़ के छोटे छोटे तिनके हैं ये क्या होते हैं? तो या कंघी से आकर्षित होते हैं या फिर स्केल से, राइट, जिसको अगर आप रफ कीजिएगा अपने बाल में। अच्छा, ये तो हुआ। अब ये किस कारण हो पाता है? तो ये हो पाता है किसके कारण? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, ठीक। दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। ठंडियों के दिनों में देखे हैं, जैसे ठंडी के दिनों में आप जब स्वेटर निकालते हैं तो आप देखते हैं कि चट चट की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़? चट चट की। अब ये चट चट की आवाज़ क्यों आती है? तो ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज के ही कारण, यानी कि ये हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण हो जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ कहाँ हमें दिखने को मिलते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब जैसे कि अब मैं बात कर लूँ थोड़ा सा इसके अंदर, अब चलते हैं अब हम लोग, है ना, कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कौन देखा, यानी वैद्युत आवेश के बारे में कौन देखा, कौन इसे इंट्रोड्यूस किया। आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, है ना। तो मैं बता दूं इसके बारे में। सबसे पहले लगभग 600 ईसा पूर्व, लगभग 600 ईसा पूर्व, राइट। अब ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा देने वाला है ये वीडियो आज का है, राइट। तो लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है कि ग्रीस देश के मिलेटस नाम के जगह से हमारे एक वैज्ञानिक थे, थेल्स। मिलेटस नाम के स्थान से हमारे एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक, जो थेल्स जी थे, राइट। थेल्स, या इसे आप लोग THALES लिख सकते हैं, तो कुछ भी। थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक अंबर नाम का पदार्थ लिया। क्या लिया? अंबर, जिसे हम लोग कहते हैं AMBER। ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान मत इधर उधर कीजिएगा, समझ में आएगा। तो फिर से मैं बता दूं, लगभग 600 ईसा पूर्व में ग्रीस देश के मिलेटस नाम के स्थान का एक महान वैज्ञानिक थे, थेल्स। इन्होंने क्या देखा कि एक अंबर नाम के पदार्थ को
अंबर नाम के पदार्थ को एक ऊन से रगड़ा, यानी कि हम कह दें कि ऊन से रगड़ा। ऊन जानते हैं ना आप लोग, ऊन से जब रगड़ा और उसे छोटे छोटे कागज के तिनकों के पास ले गया। किसको? अंबर को। किससे रगड़कर? ऊन से। कहाँ लेके गया? तो कागज के तिनकों के पास। जब लेके गया तो ये कागज के तिनके जो हैं ये अंबर के तरफ आकर्षित होने लगे। तो इन्होंने क्या देखा, बोला कि यार ये तो जरूर न जरूर कुछ है, ये कुछ प्रॉपर्टी है। कि उन्होंने क्या देखा कि जब रफ नहीं किए और वो कागज से लेके कागज के पास छोटे छोटे तिनकों के पास लेके गए तो ये आकर्षित नहीं हो रहा था। लेकिन वही अंबर को जब ऊन से रगड़ कर और इसके पास ले जाते थे तो इन्होंने क्या देखा कि भाई ये तो आकर्षित हो रहा है। तो अब वो सोचने लगे, कौन? तो थेल्स जी, कि लग रहा है कुछ न कुछ इसमें प्रॉपर्टी है, इसमें अंबर नाम के पदार्थ में। अब देखिए, अंबर को जो है यूनानी भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, राइट? इलेक्ट्रॉन। और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रिसिटी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है विद्युत। क्या होता है दोस्तों? विद्युत, राइट? आप लास्ट तक एकदम देखते रहिए, मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। बेसिक जो होता है बहुत ज़रूरत होता है ना, चैप्टर के स्टार्टिंग में उसके बारे में डिटेल में थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है, ठीक? तो विद्युत कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब देखिए क्या हुआ कि ये प्रोसेस को फिर बंद कर दिया गया, यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। तो आदमी उतना ध्यान नहीं देते थे, है ना, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो फिर भी किसी भी प्रॉब्लम में लेकिन यूनिक आदमी तो पैदा होते ही रहते हैं। तो क्या हुआ, ऐसे ही बहुत साल बीत गए। तो लगभग 1600 ईस्वी का बात है। 1600 ईस्वी में एक डॉक्टर गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या देखा कि इन सभी चीज़ों के बारे में एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद वो भी अब तलाशने लगे कि भाई ऐसा और भी पदार्थ है क्या। तो उन्होंने भी देखा कि कांच को भी रगड़ देने पर और छोटी वस्तुओं को टच कराने पर वो छोटी वस्तुएं जो होती है, हल्की वस्तुएं, वे आकर्षित हो जाती है। उसी प्रकार ले लिया एबोनाइट को भी लिया तो वही, राइट? फिर और भी एक ले लिया था, सल्फर भी ले लिया था। सल्फर भी वैसे ही काम कर रहा था, सब मिला जुला के। तो यहाँ पर क्या किए थे हमारे गिलबर्ट जी कि बोले कि नहीं यार, जरूर ना जरूर ये किसी पदार्थ का गुण है, ठीक? अब डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या देखा कि जब भी किसी पदार्थ को जब हम लोग घर्षण कराते हैं यानी रफ कराते हैं तो उसमें एक इसका जो गुण है, ये गुण क्या चीज़ पैदा कर देता है, यानी पदार्थ पर किसी वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण आ जा रहा है वो क्या उत्पन्न कर दे रहा है किसी भी पदार्थ में। तो किसी भी पदार्थ में वो किसी भी पदार्थ को विद्युतमय कर दे रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें उत्पन्न कर दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम लोग इसे कहते हैं आवेशित कर दे रहा है किसी भी वस्तु को, ठीक? आवेशित कर दे रहा है। अब आवेशित कर दे रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर अब बात उठता है कि आवेश जो है किसी भी पदार्थ का, मान लीजिए कि ये हमारा कोई पदार्थ है। अब इसके ऊपर कोई भी आवेश आ जाता है, मान लीजिए माइनस माइनस आ गया है, ठीक? तो ये आवेश कैसे आता है? तो पहले यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहें हम लोग कि आवेश क्या है, तो किसी भी पदार्थ का गुण है। आवेश क्या है, तो ये किसी भी पदार्थ का गुण है। अब बात उठता है कि पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं। तो हम बता दें आपको कि पदार्थ जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किनसे? परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यानी जिसको हम लोग एटम कहते हैं, राइट? परमाणु किससे बने होते हैं? तो परमाणु सिंपली बात है
कि परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। कौन? तो परमाणु। और परमाणुओं से मिलकर क्या बना होता है? पदार्थ। फिर से आप रिवाइज कर लीजिए कि पदार्थ जो होते हैं ये आवेशित जो गुण है, आवेश का गुण, ये पदार्थ पर होते हैं। और ये पदार्थ किससे मिले होते हैं? तो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु कैसे बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा परमाणु का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार है। तो ये हमारे परमाणु का संरचना है, ठीक। और परमाणु कुछ इस प्रकार ही हम लोग कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो बीच वाला होता है ये पूरा परमाणु कहलाता है। और ये जो बीच में सेंटर में आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, या हम लोग इसे कहते हैं नाभिक। ये परमाणु का नाभिक कहलाता है, राइट। तो इसमें जो आवेशित कण है वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। धीरे धीरे आपको वैद्युत आवेश की तरफ ले चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो सेंटर में रेड कलर का मैं आकृति बना रखा हूँ ये नाभिक कहलाता है परमाणु का। और जो नाभिक होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन जो होता है इस पर प्लस आवेश होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। कोई भी आवेश का मतलब ये नहीं है कि इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा, है ना। अनावेशित होता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर है कि न्यूट्रॉन जो है, मान लीजिए कि ये न्यूट्रॉन है तो जितना इसमें प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। अब ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं, जिस कारण ये क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है, या हम लोग कह दें इसे न्यूट्रल हो जाता है, राइट। और अब बात उठता है कि जब ये प्लस में है यानी प्रोटॉन दो आवेशित कणों से मिलकर बना हुआ है नाभिक, यानी कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और न्यूट्रॉन पर तो कोई भी आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। इसका मतलब ये है कि जो नाभिक है वो धनावेशित होता है। क्या होता है हमारा? धनावेशित। तो यहाँ से चलिए ये बात तो क्लियर हो गया कि नाभिक जो है धनावेशित होता है। तो अब बात उठता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहरी कक्ष में क्या करता है? मूविंग करते रहता है, यानी गति करते रहता है ना। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चारों तरफ घूमते रहता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं वो माइनस में होते हैं, यानी ऋणावेश होता है ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, है ना। कैसे होते दोस्तों? तो माइनस में होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं पूछूँ अब आपसे कि तो प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा। तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या के। कहने का मतलब है कि अगर आपको परमाणु में अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है तो आप प्रोटॉनों की संख्या बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग करूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 2 3 4 और 4 ये है, तो 4 4 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो प्रोटॉन कितना होगा? 8 होगा, राइट। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया आपको कि यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब देखिए कि जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बता दूं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों, ठीक है, फिगर। और घबराइएगा मत, बस बने रहिए लास्ट तक वीडियो में और आपको फटाफट मैं वैद्युत आवेश पर भी ले चलता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये सब बेसिक है जो कि जान लेने से आप अंदर जाते जाते उसके करीब पहुँच जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि वैद्युत आवेश एक्चुअल में होता क्या है, राइट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि मैं यहाँ पर बता दूं कि एक तो ये परमाणु हमने लिया और ये दूसरा परमाणु ले लिया हमने। और यहाँ पर देखा जाए तो ये इसका नाभिक है जिस पर हमने बताया। आप बताइए आप कि इस पर कौन कौन से आवेश होते हैं। तो एक तो आपको प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है इसके नाभिक में, है ना।
और ये सब कौन से होते हैं कण, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो अब मैं पूछूँ आपसे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो 3 ये है और 3 4, सॉरी 3 1 2 3 और ये 1 2 3 4, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन बराबर वो 7 है। तो अब आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 7 ही होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है काउंटिंग करके। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग देख लें कि 1 2 3 4 5 और 4 ये है, तो 5 4 9, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 है। तो अब बताइए कि प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, तो अभी अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, तो यानी कि प्रोटॉनों की भी संख्या कितना हो जाएगी 9। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, यानी कि अब वैद्युत आवेश की तरफ ही बढ़ रहे हैं अब हम लोग, है ना। अब क्या होता है कि इन दोनों को, मान लीजिए कि ये दो पदार्थ हैं, पदार्थों में ये दोनों परमाणु है, राइट। और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और एक इसमें बता दूं कि इलेक्ट्रॉनों की जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, नाभिक द्वारा जो आकर्षण बल लगता है, यानी कि जिस बल के द्वारा ये एक दूसरे को, सभी इलेक्ट्रॉनों को पकड़े रहता है, राइट, वो क्या होता है कि रगड़ देने पर, मतलब हम कह दें कि ये जितना दूर रहेगा, ये थोड़ा सा बल क्या होगा, इसके नाभिकीय बल जो होता है वो क्या होता है कि कम लगता है, यहाँ पर आकर्षण बल जो है, ठीक। अब क्या होता है कि ये बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गति करते रहते हैं, और ये भी सारे, ठीक। अब दो पदार्थों को जब हम लोग रफ करते हैं, क्या करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे में, तो रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहर रहने के कारण, यानी बाहरी कक्षा में रहने के कारण ये क्या होता है, चला जाता है दूसरे वाले में। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक चला गया निकल कर, तो अब बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे सर 6 हो जाएगा, है ना। तो मैं पूछूं कि तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो आपके मन में आंसर होगा कि जब इलेक्ट्रॉन 6 तो प्रोटॉन भी 6, लेकिन ऐसा गलत बात है दोस्तों। यहाँ पे प्रोटॉन 7 ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है, प्रोटॉन नहीं गया है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो गया, प्रोटॉनों की संख्या 7 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बताइए कि माइनस में जो आवेश है वो ज़्यादा है कि प्लस में जो आवेश है वो ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है किसके, तो प्रोटॉनों की संख्या के सापेक्ष, है ना, तुलना में। तो कहने का मतलब है कि ये जो परमाणु है ये कैसा हुआ, तो धनावेशित हो गया, ठीक। यानी कि यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो परमाणु है वो धनावेशित हो गया, कब, जब ये इलेक्ट्रॉन का एक स्थानांतरण कर दिया, यानी भेज दिया, तो राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो अब बताइए कि जब 1 आएगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। अब 10 हो जा रहे हैं, तो मैं पूछूँ आपसे प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, तो अब तो आप बता सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या तो सर 9 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है तो बस इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ा है, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा जितना था। तो आंसर आपका राइट है, राइट। चलिए इतना समझ में आया। जब ये इधर भेज दिया तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, जिसके कारण ये क्या हो गया, हमारा परमाणु धनावेशित हो गया। लेकिन जब यहाँ पर आता है दूसरे वाले परमाणु पर, तो ये क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक आवेश चढ़ गया, यानी इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी वस्तु या कण आवेशित होने का क्या कारण है, तो आवेशित होने का यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जब तक नहीं होगा तब तक वस्तु आवेशित नहीं होगा, और आवेशित कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कह देंगे हम लोग कि जो पदार्थ का वैद्युत आवेश गुण है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है, या हम लोग कह दें कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। तो ये भी परिभाषा हो सकता है, लेकिन अब एक्चुअल में, ओरिजिनल में अब हम लोग जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या है। बहुत हमने डिस्कस किया इसके बारे में, वैद्युत आवेश के पास पहुंचने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं,
और जैसा कि आप कभी के देख रहे थे तो उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने लिखा है यहाँ पर कि हेडिंग लगा दिया सबसे पहले कि वैद्युत आवेश क्या है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, राइट। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि विद्युत आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है ना। और ये जो होता है गुण, इसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है कौन, पदार्थ, राइट, या इनका अनुभव करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है, यानी ये गतिशील ना हो, स्थिर हो, तो ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, राइट। लेकिन अगर हम लोग देखें तो जब आवेश गतिमान हो, यानी गतिशील हो तो वो उत्पन्न करता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र, राइट। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि केवल खाली हम लोग वैद्युत आवेश का यहाँ पे डिफिनेशन दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपका आवेश जो होगा स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है ना। तो आवेश तो भाई दोनों अवस्था में हो सकता है ना, गतिशील भी हो सकता है और स्थिर अवस्था में भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए दोनों को मिलाकर बोला जा रहा है कि वैद्युत आवेश जो है पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव कराता है, ठीक। जैसे किसी तार में जब हम लोग आवेश उसको आवेशित करते हैं तो चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना है तो आप यहाँ पे कोई कंपास की सुई रख देंगे, है ना, जो कि चैप्टर 4 में पढ़ना है और उसमें आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा कि ये कंपास की सुई जो होती है ये हल्का मुड़ जाता है, राइट। तो इससे पता लग जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और ये चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब आवेश जो है गतिशील होगा तब। अब विद्युत क्षेत्र का कैसे पता चलेगा, जब आवेश स्थिर हो तब, ठीक। तो वही यहाँ पे कहा गया। अब देखिए आवेश को जो है कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है दोस्तों, तो कैपिटल क्यू से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है बहुत ही अच्छी तरह से कि जहाँ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू बराबर आई टी हो जाता है इसका फॉर्मूला, राइट। या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल से जो प्राप्त व्यंजक होता है वो प्राप्त होता है आवेश का, विद्युत आवेश का, है ना। और इसे सूचित करते हैं क्यू से, अर्थात क्यू बराबर आई टी होता है। आई क्या है जहां हमारा, तो क्यू आवेश को सूचित कर रहा है, आई जो है विद्युत धारा को और टी समय को। तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं हम कि जहाँ क्यू बराबर आवेश है, आई बराबर धारा, टी बराबर समय। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसका SI मात्रक क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा क्यू बराबर हमने लिखा है आई टी, है ना। और धारा को किस में मापा जाता है, तो एम्पियर में, और समय को किस में मापा जाता है, तो सेकंड में। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि आवेश का SI मात्रक जो होता है एम्पियर सेकंड होता है। लेकिन जो आपको ओरिजिनल में जो आवेश का SI मात्रक यूज होता है या क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको एम्पियर सेकंड बहुत कम देगा। ये जो बोलता है इसके बराबर, यानी आवेश के बारे में बहुत ज़्यादा आप आगे चलेंगे कि कूलॉम बल एक होता है, ठीक है। तो कूलॉम जी के एक कूलॉम वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ही रख दिया गया कि एम्पियर सेकंड जो है कूलॉम के बराबर होता है, राइट। तो एम्पियर सेकंड किसके बराबर होता है, कूलॉम के। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि आवेश का आप मात्रक एम्पियर सेकंड भी बता सकते हैं और कूलॉम भी बता सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर यूज कूलॉम ही होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। और आवेश बराबर क्या होता है, तो धारा गुणे समय अंतराल, समय होता है, राइट।
चलिए इतना कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया है कि एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर सेकेंड या कूलम, जिसे हम लोग कूलम्ब भी लिखते हैं। ठीक, चलिए इतना हुआ। उसके बाद अब इसका विमीय सूत्र देख लिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, धारा का जो विमीय सूत्र होता है वो ए होता है और समय का क्या होता है कैपिटल टी, यानी कि इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा ए टी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एकदम, ये भी कई बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, राइट, कि वैद्युत आवेश का निम्नलिखित में से विमीय सूत्र होता है तो ए टी होता है। अगर आपसे बीमा पूछे तो बीमा का मतलब इसका घात, तो घात कितना होगा, ए के घात 1 है और टी का घात भी 1। तो ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, बस आप बेसिक में इसे कंप्लीट करके रखें, राइट। यानी कि विमीय सूत्र क्या हो जाएगा ए टी, या हम इसी को लिख सकते हैं एम। अब इसको अगर पूरा मैं बोला कि नहीं भाई इसको पूरा एम एल टी ए में आप बताइए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम एल तो है ही नहीं, है ना। तो आप क्या करेंगे, एम का घात 0 लगा देंगे। किसी का भी घात 0 लगाते हैं तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे m0 l0 t1 a1 है ना, यहाँ पे a1 है और ये t1 है, तो बस इसी को यहाँ पे लिख देंगे और जो नहीं है उसका घात 0 कर देंगे। तो यानी कि आपका आवेश का जो ऐसा विमीय सूत्र हो जाता है m0 l0 t1 a1 या a1 t1 होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि जो विद्युत आवेश होता है इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक, आवेश में कोई दिशा नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, एक अदिश राशि हो जाता है, यानी विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अब बात उठता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भाई आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो ध्यान से देखते जाइएगा, इसमें का हर एक पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है, राइट। तो यहाँ पर सीजीएस जो मात्रक हो जाएंगे वो फ्रैंकलिन भी कह दिया जाता है। किसका सीजीएस मात्रक है, तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होगा, फ्रैंकलिन या अस्टेट कूलम होता है, राइट। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक कूलम बराबर क्वेश्चन ये कई बार पूछ दिया गया है, ये एकदम वीवीआई है समझ लीजिए। और ये भी कि वैद्युत आवेश का हम बोलते हैं सीजीएस में एसआई मात्रक बताएं, सॉरी सीजीएस में मात्रक लिखें तो क्या हो जाएगा अस्टेट कूलम, ये भी वीवीआई है, तो इसे भी स्टार लगा लीजिएगा, राइट। और अपने कॉपी में ज़रूर उतारिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही हमने इस पर मेहनत किया है, बहुत ही अच्छी तरह से इसको तरह तरह से बोर्ड एग्जाम के पेपरों में से भी कंसिडर किया क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे कैसे इसमें आ सकते हैं वो हम सभी बता रहे हैं। अब पूछ लिया जाता है कि एक कूलम बराबर कितना ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, है ना। तो 3 × 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। ये पूरा फुल फॉर्म नहीं देगा, खाली ESU देगा, जिसे हम लोग हिंदी में स्थिर वैद्युत इकाई कहते हैं, राइट। तो एक कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 ESU। फिर से बताइए, एक कूलम बराबर कितना, 3 × 10 के पावर 9 ESU। आवेश का विमा क्या होता है, विमीय सूत्र AT होता है। ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आवेश का अब बताइए कि मात्रक क्या होगा, तो कूलम होगा, राइट। अब देखिए आवेश का एक अन्य भी मात्रक होता है, जो आ रहा है ना इसमें सारा मैं बताते जा रहा हूँ। तो आवेश का मात्रक जो होता है फैराडे भी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो गलत आप बता रहे हैं, लेकिन मैं एक्चुअल में आपको सही बता रहा हूँ। देखिए अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे होगा, है ना। आवेश का मात्रक क्या होगा, फैराडे भी होता है। पहला हमने बताया कि सीजीएस में इसका मात्रक फ्रैंकलिन या अस्टेट कूलम होगा, ठीक है। दूसरा कि आवेश का मात्रक फैराडे भी होता है, कहीं कहीं फैराडे भी दे देगा। अब देखिए कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए एक फैराडे बराबर पूछ देता है कितना कूलम। तो अब आप तो सोच गए होंगे कि हाँ सही कह रहे हैं आप सर, जब अगर फैराडे नहीं होता तो फैराडे के बराबर कूलम क्यों देता है ना। तो एक फैराडे जो होता है ये बराबर होता है 96,500 कूलम के बराबर। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है, ये भी पूछ सकता है ना, इस पे उम्मीद भी बना हुआ है और ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, राइट। चलिए ये मात्रक उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछने का उम्मीद रहता है एक फैराडे बराबर ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप पर भी देखिए बेसिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्लियर आउट हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर आवेश का अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे मिली कूलम होता है, माइक्रो कूलम होता है, नैनो कूलम होता है, बहुत सारे होते हैं।
लेकिन इसमें हम लोग बस ये जानेंगे कि 1 मिली कूलाम बराबर कितना होता है, तो 10⁻³ कूलाम के बराबर होता है, राइट। उसी प्रकार 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम। और ये जो है न्यूमेरिकल के दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा, कभी कभी पूछ भी लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, है ना। 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁹ कूलाम होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए दोस्तों कि अब हम लोग जानेंगे कि 1 कूलाम का परिभाषा, राइट। और ये भी बहुत ही बार पूछ चुका है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए आइए हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि चूंकि Q बराबर हमने अभी बताया आपको कि आवेश जो होता है वो विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। सो आवेश Q = IT। यदि मैं बोलूँ कि यदि I बराबर 1 एम्पियर ले ले और समय क्या ले ले 1 सेकेंड, तो आवेश क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है बहुत अच्छी तरह से। तो अब यदि हमने लिखा है यहाँ पे कि I बराबर 1 एम्पियर, A मतलब एम्पियर, एम्पियर का सिंबल क्या होता है A होता है, तथा T बराबर 1 सेकेंड हो, तब क्या हो जाता है कि जब, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं आगे भी, तो ये बराबर हो जाता है 1 कूलाम के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे विद्युत धारा I के जगह पर 1 एम्पियर रखेंगे और सेकंड के जगह पर 1 सेकंड, तो हमारा क्या मिल जाएगा, इन दोनों का गुणनफल जो है 1 कूलाम के बराबर होगा। यानी कि जो आवेश है वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 कूलाम आवेश के बराबर होगा। तो 1 कूलाम आवेश का परिभाषा क्या हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यदि किसी, यहाँ पे हमने लिखा है, हेडिंग लगा दिया है कि 1 कूलाम की परिभाषा, इसी प्रकार आप भी लगाइएगा, है ना। और ये डायरेक्ट बोल देता है कि 1 कूलाम की परिभाषा दें, ठीक। कई बार पूछ चुका है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ लीजिएगा तो फिर इससे ज़्यादा नहीं, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, राइट। खाली बस आप सूत्र के सहायता से आप इसका काम बना सकते हैं। तो यदि किसी चालक में, चालक मतलब जिसमें हम लोग आवेश दे सकते हैं, है ना। यदि किसी चालक में, चालक के जगह पर आप तार को भी ले सकते हैं, है ना। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा जो होती है 1 कूलाम होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम लोग समझने का कोशिश करें, तो यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, तो चालक में जो उत्पन्न आवेश होता है वो 1 कूलाम के बराबर होता है। बस आप इस तरह लिखेंगे कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, तो चालक में आवेश का प्रवाह 1 कूलाम होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि 1 कूलाम की परिभाषा। चलिए ठीक है, इतना तक तो हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो वहाँ पे हमने परमाणु लेकर और उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कराया था, तो आपको बताया कि कौन धनावेशित हो जाता है, कैसे ऋणावेशित हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली समझ लेते हैं हम लोग कि विद्युत आवेश का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, है ना। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है हमारा धन आवेश, जिसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अब भाई पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया आपको कि कोई भी पदार्थ है, इस पर से ये पदार्थ है दूसरा, तो जब इन दोनों को आपस में रगड़ करते हैं, यानी कि घर्षण करते हैं इन दोनों में, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। हमने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर चला आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अधिकता हो गया। क्या हो गया हमारा, अधिकता, राइट, अधिकता हो गया। और यहाँ पर ये दे दिया इसको, तो यहाँ पे क्या हो गया, कमी हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब यहाँ पर कमी हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का, यानी ये जो है परमाणु, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। और जो ले लिया है वो तो उधार ले लिया ना, जो दिया है वो अमीर है और जो लिया है वो गरीब है। तो जो गरीब है, तो यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन गया है, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन कैसा है, तो भाई उधार है।
उधार मतलब ऋणात्मक है, यानी कि माइनस में है ये। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश। तो यहाँ पे देखिए कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न जो आवेश होता है वो धन आवेश कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले ले हम लोग, तो एक कांच की छड़ ले लेते हैं और दूसरा है एक रेशम का कपड़ा, राइट। अब इन दोनों को जब एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो इस पर प्लस आ जाता है और दूसरे पर क्या आ जाता है, माइनस। ठीक, तो आपको ये एग्जांपल बुझा रहा होगा और ये फिगर एकदम बिल्कुल इसी तरह आप बनाइएगा, राइट। अब देखते हैं ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है दोस्तों, तो वही जो समझाया हमने, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कमेंट करके बताएं कि सर और भी वीडियो डालें, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा और हिंदी मीडियम से ही आपको बताया जाएगा पूरा का पूरा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, सारा वीडियो यानी अगर आप केमिस्ट्री का भी देखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स का भी देखना चाहते हैं, क्लास 12th का है ना, 11th का है, उसका भी सारा जो है वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है और आप अपना इस चैनल से जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।